नमस्कार आप सभी, आप सभी ने कक्षा 12 में अध्याय 13 जैव विविधता एवं संरक्षण में भाग 1 पढ़ा। भाग 1 में आपने जाना कि जैव विविधता क्या होती है, आपने जाना कि पृथ्वी और भारत में कुल कितनी जातियां का अनुमान लगाया गया है। रॉबर्ट मे के अनुसार आपने जाना कि पृथ्वी पर लगभग 7 मिलियन जातियां हो सकती हैं। अब हम पढ़ेंगे उसके आगे के टॉपिक के बारे में, जो कि है बहुत महत्वपूर्ण बात, जैव विविधता के प्रतिरूप। यहां से आपके क्वेश्चन नीट में खुद पूछे जाते हैं। जैव विविधता के प्रतिरूप यानी पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। कहने का मतलब यह कि बायोडाइवर्सिटी का पैटर्न कहां कहां पर किस किस प्रकार से होता है। जैसे पृथ्वी पर कहीं पर भी आप ये नहीं पाओगे कि जातियों की जो संख्या है या विविधता है वो पूरी पृथ्वी पर एक समान है, ऐसा नहीं। अगर आप देखो ध्रुवीय क्षेत्र में, पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्र, आप देखो अभी हम थोड़ा सा यहाँ पर ज्योग्राफी के बारे में भी बताएंगे, भूगोल आपको समझाएंगे, फिर ये आपको आगे के बारे में बताएंगे, क्योंकि भूगोल जानना यहाँ पर जरूरी है, तभी आप इसको समझ पाओगे कि पैटर्न क्या है बायोडाइवर्सिटी का। सीधे एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे अगर मान लो भारत में आम की जातियां बहुत हैं, 1000 से अधिक आपने पढ़ा आम की जातियां भारत में, तो क्या आम की जातियां ग्रीनलैंड में भी उतनी है? ग्रीनलैंड तो ठंडे प्रदेश है ना, 71 डिग्री पर है, तो वहां पर आम की जातियां नहीं पाई जाएंगी, क्योंकि आम एक ऐसा पौधा है जो गर्म प्रदेश में पाया जाता है, ठंडे प्रदेश में नहीं। तो वही आपको बताना चाह रहे हैं कि पैटर्न्स क्या है बायोडाइवर्सिटी का। पृथ्वी पर जीवों की जातियों की विविधता एक समान नहीं है, अलग अलग वितरण क्षेत्र में अलग अलग है। वही समझना है कि किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा जातियां पाई जाती हैं, किस क्षेत्र में सबसे कम जातियां पाई जाती हैं, क्यों ऐसा होता है, ये भी हम समझेंगे। आइए सबसे पहले हम ये समझते हैं पृथ्वी की क्षेत्र के बारे में कुछ बातें। जैसे आपको पता है कि पृथ्वी क्या है, गोल है, जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। पृथ्वी के इस भाग को कहते हैं उत्तरी भाग, और इस भाग को कहते हैं दक्षिणी भाग, इस भाग को कहते हैं पश्चिमी भाग, और इस भाग को कहते हैं पूर्वी भाग। पृथ्वी गोल है, ये आपको पता है ना। अगर मान लो कि उत्तरी अमेरिका यहां पर है और दक्षिणी अमेरिका यहां पर है, यहां पर मान लो अफ्रीका है, यहां पर मान लो यूरोप वगैरह है, एशिया वगैरह है, एशिया है, ठीक है, यहीं पर अपना भारत भी होगा, ऑस्ट्रेलिया है, ये अंटार्कटिका है, ये आर्कटिक क्षेत्र है। तो पृथ्वी गोल है, तो इसका थोड़ा सा आप मतलब समझना, 3D फिगर यहां पर आपको दिखाएगा। किसी भी ग्लोब में आपको पूरा देश नहीं मिलेगा ऐसे, क्योंकि कुछ देश यहां पर है तो कुछ इसके पीछे हैं। तो जैसे मैंने यहां पर उत्तरी अमेरिका बना दिया ना, तो यूरोप का आधा हिस्सा इसके पीछे होगा। आप अगर इस तरह से पन्ने पर देखते होंगे, पेज पर जो बने हुए होते हैं मैप, उसमें यहां पर ऐसे दिखाया जाता है, सारे देशों को दिखाया जाता है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, आर्कटिक, तो एक पेज में दिखाया जाता है। इसका मतलब यह नहीं होता है कि ग्लोब में भी ऐसा हो, जैसा हम यहां पर बना दिए हैं, सभी महाद्वीप को हमने दिखा दिया है, ऐसा नहीं है। अगर हम उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका को यहां दिखा रहे हैं, तो ये ऑफ कोर्स इसके पीछे होंगे, ठीक है, ये यहां पर है, ये यहां पर होगा, इसके पीछे होगा चाइना वगैरह, रसिया का आधा भाग पीछे होगा। अगर हम यहां पर बता रहे हैं कि मान लो यहां पर उत्तरी अमेरिका है और यहां पर मान लो चाइना का, सॉरी इसके नीचे चाइना का आखिरी भाग है, तो आप इसके आगे क्या है, इसके आगे फिर यही है, उत्तरी अमेरिका ही है। अगर आप लोग, बहुत कंफ्यूजन होता है, हमें पता है ये 3D चीजें हैं। मान लो यहां पर भारत है, अगर आपको अमेरिका से भारत जाना है तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस देखो, लंबा है ना। और अगर यही उत्तरी अमेरिका यहां पर मैंने दिखा दिया, क्योंकि ये यहीं पर है चाइना के बगल में, तो उत्तरी अमेरिका से फिर भारत के देखो डिस्टेंस कितना कम है। तो फ्लाइट यहां से उड़ाएंगे, फ्लाइट यहां से उड़ाएंगे कि यहां से उड़ाएंगे, बताओ, जो नजदीक है वहां से तो उड़ाएंगे। तो ये चीजें अभी आप लोगों को थोड़ा नहीं समझ में आएगा, क्योंकि आप शायद 3D फिगर वगैरह नहीं देखे हो अर्थ का, ग्लोब का, कि कैसे क्या होता है। थोड़ा सा मैं और कोशिश करता हूं, यहाँ पर बस है। जैसे देखो ये अर्थ है ना, तो अर्थ में आप इस भाग को देखोगे तो सिर्फ आपको क्या दिखाई दे रहा, अफ्रीका दिखाई दे रहा महाद्वीप, ये आपका एशिया महाद्वीप है। लेकिन अब यहाँ पर कहीं पर भी उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका नहीं है, ऑस्ट्रेलिया का भी आधा भाग है। तो ये कहाँ है, आधा भाग इसके पीछे है, इसके पीछे क्या है, उत्तरी भाग, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ये सब है। तो इसको हम कंप्लीटली एक अगर हम पेज पर दिखाते हैं तो सब पूरा
महाद्वीप दिखाते हैं। तो यहाँ पर देखो, ये उत्तरी अमेरिका हो गया, ये दक्षिणी अमेरिका हो गया, ये हो गया आपका यूरोप, ये हो गया आपका एशिया, ये हो गया आपका ऑस्ट्रेलिया, ये हो सॉरी अफ्रीका, ये हो गया ऑस्ट्रेलिया। तो अब सोच में पड़ने वाली बात है ना कि इसके आगे क्या है, इसके आगे क्या है, जापान के आगे क्या है? भैया जापान के आगे यही है। अगर आप इसको ऐसे मोड़ दो तो जापान से जाके कौन जुड़ेगा? उत्तरी अमेरिका का भाग जुड़ेगा ना। तो वही है, इस बात को समझना कि जो देश यहां पर है, अब इसके आगे क्या है, तो इसके आगे जापान है। अगर इसके आगे पूछोगे तो इसके आगे यूनाइटेड स्टेट्स है, अमेरिका है। चलो ठीक है, धीरे धीरे आप पढ़ते चलोगे तो समझ में आएगा। यानी जो पृथ्वी गोल है, हम सारे देश को एक ग्लोब के एक पोजीशन में नहीं दिखा सकते। अब इसको घुमाएंगे तब आपको अलग अलग देश दिखाई देगा। अगर हम पेज पर बनाते तो ऐसे बनाते कि सारे महाद्वीप आपको दिखाई दे। ठीक है, तो यहां पर कुछ बातें हम आपको ग्लोब के बारे में समझाएंगे, पृथ्वी के नक्शे के बारे में समझाएंगे। उसको समझना और फिर आप चीजों को और अच्छी तरीके से पकड़ पाओगे कि आखिर पृथ्वी पर जो जीवों की जातियां हैं वो अलग अलग जगहों पर अलग अलग क्यों हैं। ठीक है, चलो ये हो गया अर्थ, ये है उत्तर भाग, ये है दक्षिण भाग, ये है आपका पूर्व भाग और ये है आपका पश्चिम भाग। आपको याद करा दूं, अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा बायोलॉजी में, आपको पता है कि पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटने वाली काल्पनिक रेखा, ऐसी रेखा पृथ्वी पर है नहीं, बस हम लोकेशन समझने के लिए इनको बनाते हैं। पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटने वाली रेखा को क्या कहते हैं? अक्षांशीय रेखा। और जो 2 बराबर भागों में बांटती है इस रेखा को कहते हैं 0 डिग्री रेखा, या इसका नाम है विषुवत रेखा, या इसे हम क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा। पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटने वाली काल्पनिक रेखा को जो दक्षिण से उत्तर की तरफ या उत्तर से दक्षिण की तरफ खींची जाती है उसे हम विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं। अब हम दक्षिण या उत्तर की तरफ 0 डिग्री से ही शुरू करते हैं। 0 डिग्री के बाद मान लो 1 डिग्री पर एक रेखा खींच दिया, हर 1 डिग्री पर रेखा खींची गई है काल्पनिक रेखा। 2 डिग्री हो गई, 3 डिग्री हो गई, 4 डिग्री हो गई, ऐसे बहुत सारे, कितने? कुल 90 डिग्री। भाई अगर हम यहां से ये हम 1 डिग्री पर, हर 1 डिग्री पर खींचेंगे तो कुल कितनी रेखा बनेगी? 1 डिग्री पर 1 खींच दिया, 2 पे 2, 3 पे 3, 4 पे 4, इस तरह से खींचते खींचते कितनी रेखा बनेगी? कुल 90 रेखा इधर बनेगी। आखिरी कौन सा होगा? 90 डिग्री रेखा। इसी तरीके से हम, अब चूंकि हमने यहाँ उत्तर की तरफ यहां से खींचा 0 डिग्री से, अगर हम 0 डिग्री से दक्षिण की तरफ हर 1 डिग्री पर ऐसे काल्पनिक रेखा खींचते जाएं तो हमें इधर भी 90 काल्पनिक रेखा मिलेगी, 90 काल्पनिक रेखा मिलेगी, 90 डिग्री, सॉरी ये वाला 90 डिग्री बनेगा। तो इस तरह से हमें कुल कितनी अक्षांशीय रेखा मिली? इन्हें हम अक्षांशीय रेखा कहते हैं, जो उत्तर से दक्षिण की तरफ खींची जाती हैं। इस तरह से हम इन्हें अक्षांशीय रेखा कहते हैं। अच्छा, आपने एक और रेखा पढ़ा होगा, अब इसके बारे में बाद में बात करते हैं। एक और रेखा पढ़ा होगा इस तरह से जो खींची जाती है पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम की तरफ। इन रेखा को क्या कहते हैं? इन रेखा को कहते हैं देशांतर रेखा। तो अभी हमारे सिलेबस में इस टॉपिक में देशांतर रेखा का कोई काम नहीं है, इसलिए हम यहां पर देशांतर रेखा की बात नहीं करेंगे। ठीक है, हम सिर्फ बात करेंगे किसकी? अक्षांशीय रेखा की, अक्षांशीय रेखा की। तो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? 0 डिग्री रेखा या विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। अब इसी तरीके से कुछ रेखाओं का बड़ा महत्व है, कुछ रेखाओं का बहुत बड़ा महत्व है। जैसे 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांशीय रेखा बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका नाम क्या रखा गया है? कर्क रेखा, यानी कैंसर लाइन। इसी तरीके से अगर आप दक्षिण की तरफ यहां से बढ़ते 0 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, 23.5 डिग्री इधर दक्षिण की तरफ, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को, दक्षिणी अक्षांशीय रेखा जो आपको मिलती है, इसे क्या कहते हैं?
इसे कहते हैं मकर रेखा, कैप्रिकॉर्न लाइन। ये दो रेखाएं क्यों इंपॉर्टेंट हैं, अब इसको समझना। ये दो रेखाएं इसलिए इंपॉर्टेंट है, अब देखो इनको हम क्या कहते हैं, ये पूरे रीजन 23.5 से लेकर 23.5 दक्षिण, इसको हम कहते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र यानी ट्रॉपिकल रीजन कहते हैं, ट्रॉपिकल रीजन। 23.5 के बाद 90 तक के क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, टेम्परेट रीजन, टेम्परेट जोन यानी शीतोष्ण क्षेत्र, जहां पर हमेशा गर्मी होती है, सॉरी ठंडी होती है, हमेशा ठंडी होती है। यहां पर इन जगहों पर तो बर्फ जमा होता है, इनको क्या कहते हैं, ध्रुव, उत्तरी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव पर कौन है, आर्कटिक, अंटार्कटिक क्षेत्र यहां पर है, दक्षिणी ध्रुव, ये क्या है, ध्रुव है, यहां पर भी हमेशा बर्फ जमा रहता है। तो जो अक्षांशीय रेखा है 23.5 डिग्री उत्तरी और 23.5 डिग्री दक्षिणी, इनके बीच का जो क्षेत्र है वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। 23.5 के बाद इधर भी क्या कहलाएगा, शीतोष्ण क्षेत्र यानी टेम्परेट रीजन, जहां पर हमेशा ठंड रहती है। अब ऐसा क्यों है कि यहां पर हमेशा ठंडा रहता है और इतने रीजन में, इतने भाग में हमेशा मौसम बदलता रहता है, आज कभी ठंडी कभी गर्मी। हमारा भारत भी यहीं कहीं पर है, बता रहे हैं, हमारा भारत भी यहीं कहीं पर है, ऐसे हमारा भारत भी यहीं कहीं पर है। तो भारत हमारा जो देश है उसमें भी कुछ भाग उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है, कुछ भाग शीतोष्ण क्षेत्र में चला जाता है। अब आपको मैं एक बहुत सा सुंदर सा चीज बताने जा रहा हूं। आप देखो, सूर्य है तो सूर्य के कारण ही पृथ्वी पर गर्मी होती है, उसके ना होने पर ठंडी होगी। अब हमारे यहां भारत में किस महीने में सबसे भीषण गर्मी होती है, जून में होती है ना, जून में हमारे यहां भीषण गर्मी होती है। क्यों, इसका रीजन समझने के लिए पहले हम ये जानते हैं कि पृथ्वी के किस अक्षांशीय रेखा पर सूर्य के प्रकाश सीधे पड़ता है, सूर्य की किरणें सीधे पृथ्वी पर पड़ता है। तो सूर्य की सीधी किरणें केवल 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा से 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा पर सीधी पड़ती है। सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं केवल 23.5 डिग्री उत्तर से लेकर 23.5 डिग्री दक्षिण, इस क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में सीधी पड़ती हैं। सूर्य की किरणें कभी भी इन क्षेत्रों में 23.5 के बाद वाले क्षेत्रों में सीधी नहीं पड़ती। सूर्य तो दिखाई देगा लेकिन उसकी किरणें डायरेक्ट यहां पर नहीं पड़ती। अब डायरेक्ट पड़ने का मतलब क्या है, अगर आप 22 जून को कर्क रेखा वाले क्षेत्र पर खड़े हो जाओ, कर्क रेखा कई राज्यों से हमारे गुजरती है, भारत के उत्तर प्रदेश भी शामिल है, मध्य प्रदेश भी शामिल है और आपका राजस्थान भी शामिल है, इन सभी राज्यों से होकर गुजरती है। अगर आप इन जगहों पर खड़े होते हो 22 जून को, तो आपके ऊपर, सीधा ऊपर सूर्य की प्रकाश आपके ऊपर पड़ेगा, यानी आपकी छाया नहीं बनेगी, सीधे पड़ने का मतलब ये होता है। लेकिन इन क्षेत्रों में कभी भी आपके ऊपर, एकदम ऊपर सनलाइट नहीं मिलेगा, आपकी शैडो हमेशा बनती रहेगी इन जगहों पर, ठीक है, 23.5 के बाद, चाहे वो उत्तरी हो चाहे दक्षिणी हो। तो वर्ष भर सूर्य की किरणें सिर्फ और सिर्फ सीधी कहां पड़ती हैं, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक ही पड़ती हैं। इसके बाद 23.5 के बाद इन क्षेत्रों में सूर्य की सीधी किरणें नहीं पड़ती। कारण यही है कि यहाँ पर वर्ष भर मौसम बदलता रहता है और यहाँ पर लगभग समान रहता है, ठंडा रहता है। ध्रुव पर तो सूर्य की सीधी किरणें कभी पड़ती ही नहीं है, इसलिए यहाँ पर सबसे ज्यादा ठंडा होता है, बर्फ जमा होता है। आप पढ़े हो, यहाँ पर ग्लेशियर्स हमेशा होते हैं, यहाँ पर भी ग्लेशियर्स होते हैं, हमेशा बर्फ जमे होते हैं। अरोरा लाइट सुने हो, अरोरा लाइट इन जगहों पर पाई जाती हैं नाइट व्यू में। चलो और चीजें आप जान लो। अभी मैं बता रहा था ना कि हमारे यहाँ ठंडी गर्मी क्यों पड़ती है। देखो, सूर्य, हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती रहती है वर्ष भर, है ना, 365 दिन में एक चक्कर उसका कंप्लीट होता है। अच्छा, पृथ्वी अपने भी अक्ष पर नाचती रहती है, तो चूंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर भी घूमती है,
तो इस वजह से दिन और रात होता है। और चूंकि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है 365 दिन में, इस वजह से पृथ्वी का विभिन्न क्षेत्रों में मौसम अलग अलग होता है सूर्य के प्रकाश की उपलब्धता के आधार पर। देखो, सूर्य का प्रकाश मार्च में 22 मार्च को सीधा कहां पड़ता है? विषुवत रेखा पर। अब देखो, सूर्य का प्रकाश सीधा यहां पड़ा 22 मार्च को। अब धीरे धीरे सूर्य का सीधा प्रकाश उत्तर की तरफ बढ़ेगा और धीरे धीरे बढ़ते 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 मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, 22 जून को सूर्य की सीधी किरणें कर्क रेखा पर पड़ती हैं और इसी वजह से भारत में गर्मी होती है। अब देखो, सूर्य के सीधी प्रकाश 22 जून के बाद किधर जाने लगेगा? फिर इधर जाने लगेगा, फिर इधर। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। 21 सितंबर को यहां पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं। तो सितंबर तक यहां पर है, तो सितंबर में हम लोग क्या मौसम ठीक ठाक रहता है, ना तो ज्यादा गर्मी होती है ना तो ज्यादा ठंडी होती है। अब देखो, सूर्य की जो किरणें हैं अब वो नीचे जाना शुरू करेंगी इधर। तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। 22 दिसंबर को सूर्य की सीधी किरणें कहां पड़ती हैं? कैप्रिकॉर्न लाइन, मकर रेखा पर पड़ती हैं। तो 22 दिसंबर को मकर रेखा पर पड़ती हैं सूर्य की सीधी किरणें। तो हमारे यहां से बहुत दूर हो गया ना सूर्य की सीधी किरणें, इसी वजह से हम लोग क्या दिसंबर में ठंडी होती है, क्योंकि सीधी किरणें यहां पड़ती ही नहीं है, यहां पड़ती है। इसलिए हम लोग क्या दिसंबर, जनवरी, फरवरी इन समय में ठंडी रहती है। अब देखो वापस कैसे मौसम बदलता है। दिसंबर के बाद फिर सूर्य की प्रकाश किरणें फिर उत्तर की तरफ जाना शुरू करेंगे, यहां से उत्तर की तरफ। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, फिर 21 मार्च को यहां पर पड़ेंगी विषुवत रेखा पर। फिर मार्च, अप्रैल, मई, जून, फिर जून में कहां पहुंच गई? भारत में। वर्ष भर ऐसे ही मौसम बदलता है सूर्य के प्रकाश की किरणों की उपलब्धता के आधार पर। यानी जून से शुरू करते हैं मान लो, तो जून पर सूर्य की सीधी किरणें यहां पर पड़ती हैं मकर रेखा पर, कर्क रेखा पर, इसलिए हमारे यहाँ गर्मी होती है। फिर जून से ये भागती हैं किधर? दक्षिण की तरफ। तो दक्षिण पर जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर को यहां पड़ती हैं। फिर ये चली जाती हैं सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर को यहां पड़ती हैं। फिर वापस आती हैं दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च में फिर यहां पड़ती हैं। फिर मार्च, अप्रैल, मई, जून पर यहां पर पड़ती हैं। वर्ष भर सूर्य की प्रकाश की किरणें ऐसे गति करती हैं। ये क्यों होता है? गति नहीं है, ये क्यों होता है? क्योंकि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, इस वजह से। अब भाई अगर हम यहाँ पर लाइट जला दें और एक चीज को घुमाते रहें और उसको इसके चारों तरफ घुमाते रहें और चीज गोल है, तो गोल चीज पर क्या आपको लगता है कि अगर यहाँ पर हम लाइट जलाए हैं तो गोल चीज पर पूरे गोल सरफेस पर लाइट पड़ेगा? नहीं, क्योंकि प्रकाश सदैव एक ही दिशा में ट्रैवल करती है, वो ऐसे पार वार करके पीछे तक नहीं जाएगी। अगर हम यहाँ पर पृथ्वी को रख देते हैं, यहाँ पर सूर्य को रखते हैं, तो सूर्य की किरणें इस भाग में पड़ेगी, पृथ्वी की इस भाग में नहीं पड़ेगी। तो ये रीजंस होते हैं जिसकी वजह से दिन रात होता है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। इस वजह से मौसम में परिवर्तन होता है साल भर में, क्योंकि पृथ्वी घूमती है सूर्य के चारों तरफ 365 दिन। क्यों बता रहे हैं हम? ध्यान देना, जहां पर सूर्य की किरणें अच्छी पड़ेंगी वहीं पर पौधों की जातियां अधिक होंगी, क्योंकि पौधे सूर्य पर ही डिपेंड करते हैं। इस वजह से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पादप की जातियां अच्छी पाई जाती हैं। जहां पादप होंगी वहां पर जीव जंतुओं की संख्या ज्यादा होगी। इस वजह से उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में देखा जाए तो यहां पर जातियों की विविधता सबसे ज्यादा होती है। अगर हम बात करें भूमध्य रेखा की, तो भूमध्य रेखा में सबसे ज्यादा होती है। भूमध्य रेखा में जीवों की जातियों की जो जातियां हैं वो सबसे ज्यादा होती हैं। अगर हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की तरफ जाते हैं, चाहे उत्तरी ध्रुव की तरफ चाहे दक्षिणी ध्रुव की तरफ, तो जाति विविधता घटती जाती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की तरफ जाते हैं तो जातियों की विविधता घटती जाती है। अगर यहाँ पर 1400 पक्षी की जातियां पाई जा रही हैं तो यहाँ पर 56 पाई जाएंगी, कम हो जाएंगी, जातियां कम हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ का आवास उतना अनुकूल नहीं है जितना यहाँ पर अनुकूल है। मौसम अच्छा है, सूर्य की प्रकाश अच्छी मिलती है, खाना, भोजन, पानी सब उपलब्ध है। इस वजह से इन क्षेत्रों में जाति विविधता ज्यादा पाई जाती है। अब ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स आपको मैं दूंगा जहां पर जातियों की विविधता के बारे में आपको बताया जाएगा कि क्यों ऐसा है और कहां पर सबसे ज्यादा जातियां पाई जाती हैं। जैसे मैंने आपको बताया ना कि भूमध्य रेखा
के नजदीक एक शहर है, सॉरी एक देश है कोलंबिया। ये देखो, ये है आपका लाइन भूमध्य रेखा। तो भूमध्य रेखा के सबसे नजदीक एक देश है कोलंबिया। यहां पर पक्षियों की जातियों की संख्या, पक्षियों की जातियां 1400 पाई जाती हैं। कितनी? 1400। तो हमने बताया ना कि भूमध्य रेखा के पास जितने भी क्षेत्र हैं वहां पर सबसे ज्यादा जाति विविधता पाई जाती है। इसी के पास है आपका यहां कहीं पर क्या कहते हैं, अमेजॉन रेन फॉरेस्ट दक्षिणी अमेरिका में। अमेजॉन रेन फॉरेस्ट तो पृथ्वी का सबसे ज्यादा जाति विविधता समृद्ध क्षेत्र है, वर्षा वन है। भूमध्य रेखा के पास पाया जा रहा है कोलंबिया। तो भूमध्य रेखा में जाति विविधता ज्यादा होगी। एक एग्जाम्पल में आपने देखा कि 1400 पक्षी जातियां हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं न्यूयॉर्क की, जो यहाँ पर है न्यूयॉर्क, तो न्यूयॉर्क जो है वो है 41 डिग्री अक्षांशीय रेखा पर। भूमध्य रेखा से ध्रुव की तरफ चला गया ना। तो आपने क्या पढ़ा है कि भूमध्य रेखा से ध्रुव की तरफ जाने पर जाति विविधता घटती है। सही है। न्यूयॉर्क में अगर आप देखोगे तो केवल 105 पक्षी जातियां हैं, केवल 105। अब न्यूयॉर्क से भी ऊपर जाओगे, यहाँ कहीं पर है ग्रीनलैंड। तो ग्रीनलैंड में अगर आप देखोगे जो कि है 71 डिग्री अक्षांशीय रेखा पर, तो यहां पर पक्षी की जातियां केवल 56 है। तो क्या दर्शा रहा है? बात तो सही निकली ना कि भूमध्य रेखा से ध्रुव की तरफ जाने पर जाति विविधता घटती जाती है। ठीक, यहां पर देखो, कहां गया भाई, ये रहा। ये आपने न्यूयॉर्क को देख लिया और ये है आपका ग्रीनलैंड। ठीक है, विषुवत रेखा यहां पर है और यहां पर 41 डिग्री है, यह 71 डिग्री, सॉरी 71 डिग्री पर है ये ग्रीनलैंड, और ये है 0 डिग्री। तो 0 डिग्री पर यानी भूमध्य रेखा पर जातियों की विविधता सबसे ज्यादा पाई जाती है। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं घटती जाती है। इसका एक एग्जांपल आपने देख लिया। अब इसी तरीके से हम बात करें एक और देश इक्वाडोर की। इक्वाडोर भी देखो तो विषुवत रेखा के नजदीक है। कोलंबिया है इधर और इक्वाडोर है इधर। इक्वाडोर के जो वन क्षेत्र है उसमें संवहनी पादपों की संख्या यूएसए के मध्य पश्चिम, यानी इन जगहों पर मध्य पश्चिम क्षेत्र में, वन क्षेत्र में पाए जाने वाले संवहनी पादपों से 10 गुना अधिक है। यानी जितनी यहां पर संवहनी पादप है उसकी 10 गुना अधिक यहां पर है इक्वाडोर पर। इसीलिए कहा जाता है भूमध्य रेखा में सबसे ज्यादा जाति विविधता पाई जाती है। अब यहाँ पर आपको अमेजॉन रेन फॉरेस्ट दिखाया गया है कि अमेजॉन रेन फॉरेस्ट जो कि दक्षिणी अमेरिका में है, ये उत्तरी अमेरिका है, ये दक्षिणी अमेरिका है, ये अफ्रीका है, ये यूरोप है, ये एशिया है। तो ये अमेजॉन रेन फॉरेस्ट कहाँ पर है? दक्षिणी अमेरिका में, जहां पर सबसे ज्यादा जाति विविधता पाई जाती है। सबसे ज्यादा जीवों की जातियां वहीं पर पाई जाती है, इसलिए उससे पृथ्वी का फेफड़ा भी कहते हैं। चलो, अब कुछ पॉइंट आप नोट करते चलोगे और कुछ पॉइंट आप समझते चलोगे। तो आपने यहाँ पर क्या लिखा है? जैव विविधता के प्रतिरूप में आपने अभी पढ़ा है अक्षांशीय प्रवणता, कि अक्षांशीय प्रवणता किस रूप से जैव विविधता को निर्धारित करती है। अक्षांशीय प्रवणता यानी लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट। अब आपसे कोई पूछे कि भैया ऐसा क्यों है कि इन विषुवत रेखा पर सबसे ज्यादा जातियां पाई जाती हैं? क्योंकि भैया जहां पर सूर्य की किरणें अच्छी मिलेंगी। अब देखो विषुवत रेखा पर वर्ष में 2 बार सूर्य की लगातार किरणें पड़ती है, मार्च में भी और सितंबर में भी, मार्च और सितंबर में। तो सबसे ज्यादा धूप कहां पड़ रहा है? भूमध्य रेखा पर। तो सबसे ज्यादा पौधों की जातियां भी यहीं पाई जाएंगी। जहां पौधों की सबसे ज्यादा जातियां होंगी वहीं अन्य जंतुओं की संख्या ज्यादा होगी। इस वजह से भूमध्य रेखा पर जातियों की संख्या ज्यादा होती है। ठीक है, और भी रीजंस हैं। जैसे इन जगहों पर अगर आप देख रहे हो भूमध्य रेखा पर, तो यहाँ पर की जो पारितंत्र है वो बड़ी स्थिर होती है, जलवायु ज्यादा परिवर्तित नहीं होती। इन जगहों पर देखोगे ध्रुवों पर, तो ध्रुवों पर सूर्य का प्रकाश पहुंच ही नहीं पाता, तो वहां पर विविधता बहुत है पारितंत्र में। सब ग्लेशियर्स जमे हुए हैं, बर्फ के पहाड़ हैं, टूटते हैं, बिखरते हैं, बनते हैं, तो वहां की पारितंत्र स्थिर नहीं होती, यहाँ की स्थिर होती हैं। इसलिए यहाँ पर जाति का उद्भव ज्यादा होता है, जिसे हम स्पेशिएशन कहते हैं। तो इन जगहों पर स्पेशिएशन होता है, इस वजह से यहाँ पर जातियों की संख्या ज्यादा है। ठीक, जहां पर पारितंत्र स्थिर होता है वहां पर जातियों की विविधता अधिक होती है। ये सब रीजंस है।